Greetings to all dear students. I wish and hope that you will be fit and fine. In today's video, I am going to read and explain the first poem of the First Flight book. The name of the poem is Dust of Snow, composed by Robert Frost. Before moving on to the poem, I would like to tell you that what is a poem? The answer is a poem is a piece of writing that uses a pattern of lines and sounds to express ideas, emotions, and personal thoughts. A poem is form of expression. It has rhyming words, rhythm, meter, and a fixed structure in it that makes it different from prose. A poem can tell a story, make us visualize. The writer of the poem is called a poet. So this is about the poem. Now let's move on. About the poet. Robert Lee Frost. He was born in March 26, 1874 and died on 29 January 1963. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. So he was American poet थे, लेकिन इनका जो वर्क था, इनकी जो राइटिंग थी, इनकी जो पोएम थी, वो सबसे पहले पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका. ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच. ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन, जो एक बहुत ही रियलिटी होती थी, जिसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ झूठ नहीं होती थी, बिल्कुल जो सही रहता था वही चीज़ें ये अपने पोएम में, अपनी राइटिंग में डिस्क्राइब करते थे. और वो बेसिकली कहाँ से होती थी? रूरल लाइफ से. इनका अमेरिकन जो एक कॉलिक्वल लैंग्वेज या कॉलिक्वल स्पीच का मतलब यहाँ पे ये है कि इनफॉर्मल स्टाइल या कन्वर्सेशनल स्टाइल. तो जो एक नेटिव लैंग्वेज होती है अमेरिका की, उस स्टाइल में ये अपनी राइटिंग को लिखते थे. एंड हिज वर्क फ्रिक्वेंटली इम्प्लॉयड सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. और इनका जो वर्क था, उसकी जो सेटिंग, उसका जो बैकग्राउंड होता था, वो क्या होता था? इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ है या इंग्लैंड के जो विलेज एरिया होते थे, उसका ये बैकग्राउंड लिया करते थे. और अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी और उस तरह से ये लिखते थे. यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स. और वहाँ पर सोशल और फिलोसफिकल थीम्स का यूज़ करते थे अपनी पोएम में. जो इनकी पोएम का थीम होता था वो सोशल और फिलोसफिकल हुआ करता था. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड ही वॉज नोन एज मोस्ट पॉपुलर. बहुत ही पॉपुलर थे और क्रिटिकली रिस्पेक्टेड, और इनकी क्रिटिकली रिस्पेक्ट की जाती थी 20th सेंचुरी में. फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री. ही गॉट द 4 टाइम्स, इनको 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज भी मिला इन इंग्लिश लिटरेचर. ही बिकेम वन ऑफ अमेरिकाज रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर, ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन. और ये अमेरिका के जो एक पब्लिक लिटरेरी फिगर था, उसके एक बहुत ही जाने पहचाने एक पोएट ये बने, एक अच्छे राइटर बने. ही वॉज अवॉर्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पॉलिटिकल वर्क्स. और 1960 में इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से अवॉर्ड किया गया फॉर हिज पॉलिटिकल वर्क्स. दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएट. नाउ the title of the poem is Dust of Snow. I would like to tell you that why the title is kept Dust of Snow. I'm giving you the justification for the title. This short poem is centered on a very small incident. ये जो poem है, ये 8 lines की poem है, बहुत ही short poem है and giving a big message. तो ये जो poem है, ये बहुत ही short है और एक बहुत ही small incident के about में लिखी गई है. फ्लेक्स ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट. और इसमें क्या होता है कि पोएट के ऊपर
कुछ बर्फ के पाउडर या हम कह सकते हैं एक फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फॉल्स ऑन द पोएट. Although the poet has used the word dust instead of flakes, अब पोइट ने यहाँ पे डस्ट का यूज़ किया है, पाउडर का यूज़ किया है, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लेक्स, फ्लेक्स की जगह पर उसने डस्ट का यूज़ किया है. ही हैड डन सो डेलिबरेटली टू मेंटेन कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स इन द पोएम. डस्ट का यूज इसलिए किया है क्योंकि डस्ट क्या होता है, एक पाउडर होता है, और डस्ट जब भी डस्ट की बात आएगी तो हमें एक साइकोलॉजिकल एक फीलिंग आएगी कि डस्ट जो है वो डर्ट है, गंदा है. तो पोएट ने इसको जानबूझ करके इस वर्ड को यूज किया है टू मेंटेन द कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स इन द पोएम. द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड इवन डस्ट रिप्रेजेंट नेगेटिविटी, बट दीज नेगेटिव एलिमेंट्स ब्रिंग पॉजिटिविटी इनटू द पोएट्स मूड. अब क्रो हुआ, हेमलॉक ट्री हुआ, डस्ट हुआ, ये सभी निगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि ये पोएट के मूड को सही कर देते हैं. दैट ब्रिंग्स द पॉजिटिविटी इन द पोएम. दस द टाइटल इज एप्रोप्रिएट एंड वेल चूजन. इस तरह से जो इसका टाइटल है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है एंड वेल चूजन. नाउ थीम ऑफ द पोएम. This small poem, Dust of Snow, is based on the idea that nature is perennial source of joy. ये छोटी कविता डस्ट ऑफ स्नो ये बेस्ड है, आधारित है एक ऐसे आइडिया पे कि जो नेचर है वो दैट्स अ पेरिनियल सोर्स ऑफ जॉय, दैट अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ जॉय, हमेशा हमें कहीं ना कहीं खुशियाँ देता रहता है, हमें हैप्पी मूड में लाता रहता है. द पोएम कंटेन्स द आइडिया दैट नथिंग इन नेचर इज अगली. पोएट हमें एक आइडिया ये देता है कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं है, कोई भी चीज़ें गलत नहीं है. ये तो ह्यूमन बीइंग हैं जो उसको इनऑस्पिशियस और अनप्लीजेंट कंसीडर करते हैं. इवन अ क्रो एंड अ हैंडफुल डस्ट ऑफ स्नो एंड अ पॉइजनस ट्री लाइक हेमलॉक कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन टर्निंग मेलंकली इनटू चीयरफुलनेस. यहाँ तक कि जो क्रो है जिसको हम बहुत ही एक हैश साउंड के लिए जानते हैं कि उसकी साउंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बहुत ही मतलब एक गलत लगता है. जैसे कि क्या है कि इंग्लैंड में अगर हम वहाँ का वेदर या क्लाइमेट की बात करें तो ऑलमोस्ट विंटर ही रहती है वहाँ पर, और लोग जो है घर में रह करके, घरों में अंदर रह करके एकदम बिल्कुल बोर हो जाते हैं. तो वहाँ पे जो एक स्नो फॉलिंग है या जो डस्ट ऑफ स्नो है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है उनको विंटर सीजन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो एक उनका क्लाइमेट है, जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा विंटर का रहता है, इसलिए वो उससे एकदम बिल्कुल बोर हो जाते हैं. सो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है और जो पॉइजनस ट्री मीन्स जो हेमलॉक ट्री है दैट बेयर्स द वाइट फ्लावर एंड इट इज़ पॉइजनस. ये क्या होता है, पॉइजनस होता है. ये सारी चीज़ें निगेटिव कंसीडर की जाती हैं, बट दैट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, वो भी इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है. दैट कैन बी मीन्स द चेंज, द रीजन ऑफ चेंज, टर्निंग द मेलंकली माइंड ऑफ पोएट इनटू द चीयरफुलनेस. और जो एक मेलंकली मूड होता है पोएट का, एक जो बहुत दुखी मन होता है उसको एक हैप्पीनेस में चेंज कर देते हैं. Thus the poem emphasizes that sometimes seemingly insignificant events can bring about a significant change in our lives. और इस तरह से पोएट जो है वो इम्फेसाइज करता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमें इनसिग्निफिकेंट हमें दिखाई देती हैं वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट एक इवेंट्स होते हैं, लेकिन वो वही सारी चीज़ें, वही निगेटिव चीज़ें हमारे लाइफ में कुछ अच्छा कर जाती हैं और बहुत ही महत्व रखती हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, जो हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला देती हैं. सो दिस वॉज द थीम ऑफ द पोएम विच इज़ टोल्ड हियर. Now let's read the poem. I will explain that to you. Dust of snow. Do you know what is the meaning of dust of snow? Dust of snow means the flakes or small particles of loose and soft snow. That is called dust of snow. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Crow is rhyming with snow. Me is rhyming with tree. So the way a crow, the movement of the crow is described here. Swoop down, it means the movement of the crow when it is moving, then it is shaking the tree and the fine particles of snow is falling from the tree on the poet. So the poet was depressed and upset, and he was just walking under a hemlock tree. He was walking under a hemlock tree. Meanwhile, a crow sitting on the tree
that shakes the tree and the fine particles of snow fall from the tree on the poet. Because all trees were covered with snow, and when the crow is moving or passing by, then it makes the snow fall from the tree on the poet. So in these 4 lines, the movement of the crow is not specified कि crow कैसे move कर रहा है, वो ब्रांच पे पर्च कर रहा है, बैठ रहा है या कैसे कर रहा है. वो जिस तरह से मूवमेंट करता है, जैसे ही वो मूव करता है तो वो ट्री को थोड़ा सा शेक करता है और उसके शेकिंग, उसके मूवमेंट से जो है कुछ बर्फ़ के टुकड़े जो है वो हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिर जाते हैं. और गिरने के बाद वहाँ पर कुछ होता है, दैट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट 4 लाइन्स. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स, हियर annotation is given. Annotation, it means comment, some comment is added. अब यहाँ पर क्या होता है, द मैनर इन विच द क्रो क्या है कि क्रो यहाँ पर बैड ओमेन है, एक निगेटिव ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्रो. दैट मेड द स्नो क्या है, दैट्स अ ड्राइविंग फैक्टर. वो क्या एक ड्राइविंग फैक्टर है जो कि पोएट के डिजेक्टेड मूड को एक रिफ्रेशिंग मूड में चेंज करेगा. दैट विल रिफ्रेश द मूड ऑफ पोएट. तो यहाँ पर क्या है कि क्रो जो है वो बैड ओमेन है और स्नो एक फैक्टर है जो कि पोएट के डिजेक्टेड मूड को हैप्पीनेस में चेंज करेगा. सो द मैनर इन विच द क्रो मेड द स्नो टू फॉल डाउन ऑन द पोएट. अब पोएट यहाँ पे क्या है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही डिजेक्टेड है. फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री भी क्या है, दैट्स अ पॉइजनस ट्री. वो भी क्या है, पॉइजनस ट्री है. तो यहाँ पर क्या है, क्रो, स्नो और हेमलॉक ट्री ये सभी जो है निगेटिव हैं. और जब क्या होता है कि क्रो का जब मूवमेंट होता है तो स्नो वहाँ से फॉल होती है पोएट के ऊपर. हेमलॉक ट्री पर स्नो होती है और हेमलॉक ट्री भी क्या है, वो भी पॉइजनस है. दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ निगेटिव ऑब्जेक्ट. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे निगेटिविटी है, बट दैट इज़ ब्रिंगिंग द हैप्पीनेस, वो भी हैप्पीनेस लाएंगी. तो ये बताया गया है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. जैसे ही क्रो जो है कुछ मूवमेंट करता है तभी कुछ बर्फ़ के टुकड़े जो है हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिर जाते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज 4 लाइन्स. नेक्स्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued. नाउ द मीनिंग ऑफ rued इज felt sad about. That is the meaning of rude. So when the soft and cold particles of snow touch the poet's body, his mood is changed from sad to happy. तो बिकॉज पोएट क्या था, सैड था, डिजेक्टेड था. तो जैसे ही जो क्रो मूव करता है तो उससे क्या होता है, एक सॉफ्ट और कोल्ड पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट टच द बॉडी ऑफ द पोएट. जब वो गिरते हैं पोएट के ऊपर तो उसके सॉफ्ट जो टच होते हैं वो पोएट की बॉडी को टच करते हैं. हिज मूड इज चेंज्ड. जैसे ही वहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं उसका मूड चेंज हो जाता है और वो हैप्पी हो जाता है. एंड ही फील्स रिफ्रेश्ड. हिज फीलिंग ऑफ सैडनेस गॉन अवे. जो एकदम दुखी होता है वो उसकी फीलिंग जो है दूर हो जाती है. दस दिस सिंपल इंसिडेंट प्रूव्स सिग्निफिकेंट फॉर द पोएट. अब ये जो ये छोटा सा इंसिडेंट है ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है. एंड दैट सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज डे. और इससे जो उसका सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, जो उसका कुछ समय होता है वो बच जाता है, वो वेस्ट होने से बच जाता है. एंड दिस वे एक नेचुरल एलिमेंट जो होते हैं क्रो, स्नो और हेमलॉक ट्री, दे हैव जस्ट अपलिफ्टेड द ड्रूपिंग स्पिरिट ऑफ अ पर्सन. ड्रूपिंग स्पिरिट ऑफ अ पोएट की जो एक ड्रूपिंग स्पिरिट थी, जो बहुत ही डिजेक्टेड था, बहुत ही ग्लूमी था, वो उस डिजेक्शन से क्या होता है, बाहर आ जाता है. तो इस तरह से ये नेचर में इतनी पावर होती है कि वो इस तरह से हेल्प करती है. नाउ लुक एट द एनोटेशन. एनोटेशन में देख लेते हैं. द एक्टिविटी फॉलिंग ऑफ स्नो दैट्स गेव अ चेंज ऑफ मूड टू द पोएट. पोएट के मूड में वो एक चेंज लाती है. तो मतलब एक्टिविटी क्या है, फॉलिंग ऑफ स्नो, एंड गेव अ चेंज ऑफ मूड मीन्स फ्रॉम सैड टू हैप्पी.
अब पोएट का हार्ट, पोएट का माइंड कैसा था, ही हैड अ फ्रस्ट्रेटेड माइंड एंड इमोशंस उसके अंदर थे, एंड दिस वे ही मीन्स व्हेन द मीन्स कोल्ड टच ऑफ स्नो he felt, he has means that has protected his रेस्ट ऑफ द डे। उससे जो उसका रेस्ट ऑफ डे था, क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं था, वो डिजेक्टेड था, तो उसका मतलब दिन जो है वेस्ट होने वाला था, तो दैट हैज़ प्रोटेक्टेड हिज डे विच वॉज गेटिंग र्यूड, विच वॉज गोइंग टू बी रिग्रेटफुल, विच वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड, दैट सेव्ड हिज डे। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस these lines, because he was going to spoil his day, the day was going to be rude in the busy city life, and cold touch of snow that has rejoiced his mind and made him happy, and now that had saved his day. Now let's discuss the poetic devices in the poem Dust of Snow by Robert Frost. Very first I'll talk about to the rhyming scheme. Each of the two stanzas in Dust of Snow follows the same simple rhyme scheme, that is AB, AB, CD, CD. One imperfect rhyme occurs in the poem between the crow of the first line and the snow of the third line, both in the first stanza. Some rhetorical devices are used like alliteration. Alliteration, it is the repetition of the same consonant sound in the nearby words. If I tell you the example, so here has given my heart, so ha sound, that means h sound is being repeated here, has heart, so here is alliteration. And saved some part, s sound is being repeated, so the alliterative words जो यहाँ पर हैं वो क्या है, saved some, s sound is being repeated. तो स्टूडेंट जैसे क्या होता है कि कोई दो वर्ड हैं जो कि क्लोजली प्लेस्ड हैं, और उन वर्ड के बिगिनिंग में अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है, तो जैसे कि एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एस, एच और एस दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ इन दोनों में क्या होगा, एलिट्रेशन होगा, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मेटाफर. दिस रिटोरिकल डिवाइस इज यूज्ड व्हेन अ कवर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज। जब दो चीज़ों में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग इज, लाइक, विदाउट यूजिंग लाइक, सच एज, इन सब चीज़ों के बिना अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, या दो डिफरेंट आइडियाज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक, एज, सो एज, इन सब का यूज़ किए बिना। तो यहाँ पर जो एक डस्ट है मतलब पाउडर, वो एक दूसरी चीज़ है, और स्नो क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया, डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। तो द मास ऑफ स्नो फ्लेक्स अटॉप ऑफ द हेमलॉक ट्री विद डस्ट, दैट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। डस्ट जो है अक्सर वो नीचे होती है, धूल जो है नीचे होती है, लेकिन उसको जो है जो एक स्नो फ्लेक्स है उसको डस्ट बोल दिया गया है, तो दैट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द डस्ट टू द स्नो फ्लेक्स। स्नो फ्लेक्स उसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, देयरफॉर हियर इज अ मेटाफर डिवाइस. Synecdoche, this rhetorical device is used in many ways to represent one thing with the help of an entirely different one. अब ये एक चीज़ है जो कि जिस पर उस पर पूरी पोएम जो है बेस्ड है. इन दिस पोएम द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ synecdoche बाय वे ऑफ यूजिंग अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल इन द फर्स्ट लाइन इन द सेकेंड स्टैंजा. अब यहाँ पर क्या है कि जो पोएट का मूड है वो क्या था, डिजेक्टेड था, बट अब उसका मूड कैसे चेंज हुआ वो पूरा जो है सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है. दैट ही सेज दैट हिज हार्ट हैज़ अंडरगॉन अ चेंज ऑफ मूड. अब ये फर्स्ट लाइन होती है सेकेंड स्टैंजा की, और वो उसका मूड जो है वो क्या क्या चेंजेस लाता है उस पर जो है नेक्स्ट थ्री लाइन बेस्ड है. तो यहाँ पर synecdoche का यूज किया गया है. बिकॉज द क्रोज हैज़ मेड द स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री रेन डाउन ऑन हिम, and however it is not only his heart but his entire person that is now experiencing better mood as a result of the action of the crow. क्रो के एक्शन से उसका पूरा मूड जो है चेंज हो जाता है. तो एक कोई ड्राइविंग फैक्टर होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, या पूरी इंटायर पोएम की जो नेक्स्ट लाइन से वो लिखी गई हैं, तो ये क्या है, synecdoche का यूज़ किया गया है. द नेक्स्ट इज इन्वर्जन. When the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो एक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो होता है, अगर राइम क्रिएट करने के लिए वहाँ पर ग्रामर को फॉलो ना किया जाए, स्पेलिंग्स को जो है गलत कर दिया जाए,
तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज पोएटिक लाइसेंस, जिसको इन्वर्जन कहते हैं. इन द फर्स्ट स्टैंजा दिस इज यूज्ड, ये यूज किया गया है. इफ आई शो यू द लाइन्स ऑफ द पोम, मैं अगर पोएम की लाइन दिखाऊं तो द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. अब इसमें जो लाइन का एक सही जो ग्रामर एक सेंटेंस ये होना चाहिए कि द वे अ क्रो सैट ऑन द हैमलॉक ट्री, ये होना चाहिए था. सैट ऑन द हैमलॉक ट्री एंड सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, तो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, इस तरह से कुछ यहाँ पर इसकी सेटिंग्स होनी चाहिए लाइन्स की. लेकिन टू क्रिएट द राइमिंग स्कीम इन द पोम द पोएट हैड यूज्ड दिस वे, पोएट ने इस तरह से यूज किया, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. एजोनेंस, द प्रोमिनेंस ऑफ अ वॉवेल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस. एजोनेंस क्या होता है कि जैसे कि दो वर्ड्स के बीच में अगर आपके वॉवेल साउंड आते हैं, उस वर्ड के बीच में या लास्ट में, वर्ड के बीच में या लास्ट में अगर वॉवेल साउंड आता है या बिगनिंग में, तो वहाँ पर आपका एजोनेंस होता है. जैसे कि सूक में ओ जो है बीच में है, डाउन में भी ओ जो है बीच में आया हुआ है, ऑन में ओ जो है फर्स्ट पे है. तो सूक, डाउन, ऑन, इन 3 वर्ड्स में ओ साउंड जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है. ये वॉवेल साउंड है. ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनका साउंड अगर आपको किसी भी क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में फ्रीक्वेंट दिखाई देता है तो देयर इज अ डिवाइस ऑफ एजोनेंस, वहाँ पे एजोनेंस डिवाइस यूज होती है. द नेक्स्ट एंड दैट इज द लास्ट, इंजैबमेंट. इंजैबमेंट क्या होता है कि व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट इज कॉल्ड इंजैबमेंट. इट हैज़ बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम. अब पोएम में आप देखेंगे तो जितनी भी पोएम की लाइन है वो विदाउट पंक्चुएशन मार्क दैट इज कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट मीन्स द फर्स्ट लाइन द वे अ क्रो दैट इज कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट 7 लाइन, जो नेक्स्ट 7 लाइन है उसमें वो कंटिन्यूड है. तो दिस वे इंजैबमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क द लाइन इज कंटिन्यूड. दिस वे इंजैबमेंट इज यूज्ड. So when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark, that is called enjambment. Next, message of the poem. इस poem का message क्या है? Robert Frost wants to convey the message that even seemingly little things can do wonders. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट हमें लगती हैं लेकिन वो बहुत ही वंडर, बहुत ही मिरेकल करती हैं. समटाइम्स इवन ए स्मॉल इंसिडेंट कैन प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. कभी कभी जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो काफ़ी बड़ा कुछ कर जाते हैं. अनदर मैसेज दैट द पोएट कन्वेज, यहाँ पे पोएट एक दूसरा मैसेज भी देते हैं, दैट वन शुड नेवर लूज होप एंड ऑप्टिमिज्म, कि किसी को भी जो है आशा बिल्कुल नहीं जो है छोड़नी चाहिए, हमेशा होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए फॉर द थिंग्स, बिकॉज जॉयज एंड सॉरोज, क्योंकि खुशियाँ और जो दुख होते हैं दैट आर इनविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, ये जो है लाइफ के इनविटेबल पार्ट हैं, जो कि जिसको हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिसको हम पुट ऑफ नहीं कर सकते हैं. उनको जब कोई दुख आना होता है तो वो आके ही रहता है, उसको हम पुट ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. सो एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ मस्ट बी एडॉप्टेड. इसीलिए दुख में भी सुख में भी हमें हमेशा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए. दिस एटीट्यूड शुड बी अडॉप्टेड इन द लाइफ. हमें अपने लाइफ में ये एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए. दिस मैसेज हैज़ बिन गिवन फ्रॉम दिस स्मॉल पोएम. इस स्मॉल पोएम से ये मैसेज दिया गया है. दिस वे वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द पोएम. आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द लाइन्स एंड all the things which I had explained that to you. If you would have any confusion or any doubt, then you can write the comment in the comment section, and for more informative such kind of video you can press the subscribe button and like my video. Thank you for watching it. See you in the next video.